अच्छा बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अच्छा मैंने एक दो ग्रुप में और भी ये लिंक सेंड किया है। बाज़ बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, तो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ बाज़ बच्चों ने, तो वो बेशक ये क्लास स्किप कर सकते हैं, या अगर थोड़ा सा ध्यान से बैठेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है, देखें इस क्वेश्चन के अंदर ब्यूटानोइक एसिड है आपके पास, दिस इज द ब्यूटानोइक एसिड। इसको वो शेक करेगा दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है। ये बेसिकली पार्टीशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। देखें पार्टीशन कोफिशिएंट में ये होता है कि ये सेपरेटिंग फनल है बेटा आपके पास, और सेपरेटिंग फनल में आप ये करते हैं बेटा कि ये एक ना आपके पास सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में आप ये कह लें, मैं चले नीचे से पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूं कि 2 ग्राम ऑफ ब्यूटानोइक एसिड है, 2 ग्राम्स ऑफ ब्यूटानोइक एसिड, और ये बेटा आपने किस में डिसॉल्व किया हुआ था, इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये बेटा आपके पास 2 ग्राम ब्यूटानोइक एसिड था जो इथॉक्सी इथेन एक सॉल्वेंट है, उसमें आपने डिसॉल्व किया हुआ है। अब आप क्या करते हैं कि आप बेटा इस सेपरेटिंग फनल के अंदर एक और सॉल्वेंट ऐड करते हैं ऊपर से, जो कि वाटर है इस केस में। ठीक है, और वाटर के साथ आप बेटा शेक करते हैं। देखें बोथ सॉल्वेंट्स आर इमिसिबल, वाटर और इथॉक्सी इथेन इमिसिबल हैं, ये दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन वाटर डालने का मकसद ये है कि आप जब ऊपर से वाटर डालेंगे तो वाटर इथॉक्सी इथेन में तो डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन ब्यूटानोइक एसिड जो कि इथॉक्सी इथेन में डिसॉल्व हुआ है, मतलब कुछ ब्यूटानोइक एसिड जब आप इसको शेक करेंगे तो कुछ ब्यूटानोइक एसिड इथॉक्सी इथेन से वाटर में भी आएगा। रीजन इज क्योंकि ब्यूटानोइक एसिड वाटर के साथ इंटरेक्शन क्रिएट कर सकता है, अलबत्ता कम करता है, लेकिन इंटरेक्शन होती है, तो ब्यूटानोइक एसिड की कुछ अमाउंट वाटर में आ जाएगी। तो ये जो बेटा एक सॉल्यूट ब्यूटानोइक एसिड अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दो इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर, किस रेशो से कर रहा है, जिस रेशो से कर रहा होगा ना, उस रेशो को आप पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, व्हाट इज मीन बाय टर्म पार्टीशन कोफिशिएंट। तो आप डेफिनेशन में ये लिखेंगे कि इट इज द रेशो ऑफ इट इज द रेशो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in two immiscible solvents into immiscible solvents at equilibrium, at equilibrium। ठीक है बेटा, हम इक्विलिब्रियम पर फिर चेक करते हैं कि ब्यूटानोइक एसिड वाटर में कितना आ गया है और इथॉक्सी इथेन में कितना रह गया है। लेकिन पार्टीशन कोफिशिएंट होता क्या है कि एक सॉल्यूट को आपने देखना है, ब्यूटानोइक एसिड को, कि वो कितना वाटर में डिसॉल्व हो रहा है और कितने पार्ट्स उसके इथॉक्सी इथेन में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो ये जो बेटा आपके पास रेशो आती है, दिस इज द पार्टीशन कोफिशिएंट। अब देखिए आपको समझ आ गया कि ये रेशो है, तो डेफिनेटली ये डिवाइड हो रहा होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा ना उसमें डिवीजन होगी। अब वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैं पहले आपको जुबानी समझा देता हूँ कि ये 2 ग्राम जो ब्यूटानोइक एसिड था ना, ये आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इथॉक्सी इथेन में डिसॉल्व किया हुआ है। लेकिन जब बेटा आप ऊपर से वाटर डालते हैं, कितना वाटर डालते हैं ये आपको नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज अननोन। लेकिन आपको ये पता चल गया है कि 2 ग्राम में से, देखें क्वेश्चन यहां से पढ़ें आप, कि 2 ग्राम ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इज एडेड टू वाटर, a solution of 2 gram of butanoic acid in 100 cubic centimeter ethoxyethane is added to water. The mixture is left until no further change. देखिए वो क्या कह रहा है कि आप इसको शेक करने के बाद ना, शेक करने के बाद आप इसको रख दें, उसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो until no further change in the concentration of butanoic acid is either solvent, the mass of butanoic acid dissolved। हाँ देखिए इनिशियल मास कितना था जी, ब्यूटानोइक एसिड में इनिशियल मास कितना था, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इनिशियल मास जो है ना, इनिशियल मास वो तो था 2 ग्राम्स, लेकिन एट इक्विलिब्रियम मास ऑफ एसिड इन इथॉक्सी इथेन, बेटा
आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, और शेक करने के बाद द mass ऑफ ब्यूटानोइक एसिड जो इथॉक्सी इथेन में रह गया है दैट इज 1.62। तो इसका मतलब ये हुआ कि mass ऑफ एसिड इन वाटर, ये आप निकाल सकते हैं कैसे, 2 माइनस 1.62। देखिए 2 ग्राम टोटल था, 1.62 इथॉक्सी इथेन में रह गया, तो अब इसको माइनस करें तो 2 माइनस 1.62, तो आपके पास आएगा बेटा 0.38 ग्राम्स। अब आपने बेटा ये बताना है कि ये जो 0.38 ग्राम्स ब्यूटानोइक एसिड वाटर में गया है, तो वाटर का वॉल्यूम कितना है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है कि केपीसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इन इथॉक्सी इथेन divided by concentration of ब्यूटानोइक एसिड इन वाटर। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सर ये कैसे पता चलता है कि इथॉक्सी इथेन को ऊपर और वाटर से डिवाइड करना है। तो ये मैटर नहीं करता। आप केपीसी का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते थे कि केपीसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इन वाटर डिवाइडेड बाय इथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो ये रेशियो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा देखिए कंसेंट्रेशन क्या होती है। कंसेंट्रेशन होती है मैस इन वॉल्यूम, कि कितना मैस है कितने वॉल्यूम में, या कितने मोल्स कितने वॉल्यूम में। तो बेटा इस फॉर्मूले को अगर हम मजीद ओपन करें, केपीसी इज गिवन, ये बात जेन में रहे कि केपीसी बेटा गिवन है आपका। ठीक है, तो केपीसी अगर गिवन है तो मैं इस फॉर्मूले को जरा मजीद ओपन करता हूं आपके सामने, देखिएगा केपीसी कितना है जी 3.50। अच्छा, कंसेंट्रेशन ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इन इथॉक्सी इथेन, तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, मैस ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इन इथॉक्सी इथेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि देखिए मैंने कंसंट्रेशन के फॉर्मूले को ओपन करना है ना बेटा। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल ओवर वॉल्यूम या मैस ओवर वॉल्यूम। और अब बेटा कंसंट्रेशन ऑफ, अब क्या करना है जी, कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटानोइक एसिड का जो फॉर्मूला है उसको भी हमने ओपन करना है जी। तो डिवाइडेड बाय mass of butanoic acid in water divided by volume of water। ठीक है बेटा, अब देखिए आपको ये वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, बाकी तो आपको यहाँ पर सिंपल मैथ अप्लाई करनी है। ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रहा है, तो ये बेटा आप इसको फ्लिप कर देंगे और ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.50 इज इक्वल टू, बेटा मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वरना। मैस ऑफ ब्यूटानोइक एसिड कितना है जी इन इथॉक्सी इथेन, ये देखिए आपने क्या निकाला था, मैस ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इन इथॉक्सी इथेन इज 1.62, तो ये बेटा 1.62 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ इथॉक्सी इथेन बेटा कितना है, उसने आपको बताया था वॉल्यूम, ये देखें बेटा 100 क्यूबिक सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, तो डिवाइडेड बाय 100। ये देखिए बेटा ये जो नीचे आपके पास आ रहा है ना, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, ये ऊपर जाके फ्लिप हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐसे ही रहेगा क्योंकि दिस इज अननोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज अननोन, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इन वाटर। वाटर में कितना ब्यूटानोइक एसिड है ये देखिए आपने निकाला हुआ है 0.38, तो बेटा यहां से आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करें बेटा यहां से, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको पास आएगा बेटा, सिंपल मैथ्स है ना बेटा, मुझे बता दीजिएगा अगर इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। वैसे तो ये सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 82 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द आंसर बेटा। 82 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपने करना है इस पे काम। ये देखिए आप इसकी बेटा एक स्नैपशॉट ले सकते हैं अगर आपने स्नैपशॉट लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, और वो बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड है। बेटा आपने क्लास जो है ना आखिर तक अटेंड करनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से चेंज होगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन में आपको कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब पहले तो सिंपल सी बात पूछ रहा है कि डिफाइन द टर्म बफर सॉल्यूशन, राइट। बफर सॉल्यूशन बेटा आपको बताया, अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। अ सॉल्यूशन
which resist the change in their pH when small amount of acid or base is added into it. ठीक है जी। अच्छा अब देखें बफर होता क्या है। बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। बफर ना, बफर बेटा वीक एसिड और उसका सॉल्ट होगा, या वीक बेस और उसका सॉल्ट होगा। तो यहां पर वो कह रहा है कि suggest one organic compound and one inorganic compound that can be added to two different sample of aqueous butanoic acid to produce buffer solution। कि आपको यहां पर बताना है जी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड that can be added to two different samples of butanoic acid to produce buffer solution। देखें आपके पास ब्यूटानोइक एसिड का सैंपल है, ये CH3 CH2 CH2 COOH। आपने इसका सॉल्ट बनाना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। तो सॉल्ट बनाने के लिए इसमें आप कोई भी बेटा ग्रुप 1 का मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH ले ले, तो क्या बनेगा जी CH3 CH2 CH2 COONA। ये जो Na है ना बेटा, ये इस H को रिप्लेस कर देगा, साथ में वाटर। ठीक है, आप बेटा ये NaOH ना थोड़ा कम अमाउंट में लीजिएगा, ब्यूटानोइक एसिड एक्सेस में लीजिएगा, ताकि आपके पास ये सॉल्ट और कुछ अनआयोनाइज्ड एसिड रह जाएगा। तो इसलिए एक तो इनऑर्गेनिक तो आपको समझ आ रहा है, दैट इज NaOH। क्या होगा जी NaOH। ठीक है, और ऑर्गेनिक में आप बेटा क्या ले लें, ऑर्गेनिक में आप कोई भी, ये जो ब्यूटानोइक एसिड है ना, इसका सॉल्ट, इसके सॉल्ट का नाम बेटा ये देखें CH3 CH2 CH2 COONA, ये हो गया जी। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज रिलेटेड टू KSP। बेटा KSP के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो KSP की जो टर्म है ये आप यूज करते हैं फॉर दी स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ये हर सॉल्ट के लिए यूज नहीं होगा बेटा, KSP की टर्म यूज होती है फॉर स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन, और आपको पहले तो KSP का एक्सप्रेशन लिखना है। तो पहले बेटा इसकी इक्वेशन देखिए कैसी होती है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, रिवर्सिबल एरो के साथ, Al3 प्लस एक्वस, 3 मोल्स ऑफ OH-1 एक्वस। ये सॉलिड है, इसको आप एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो KSP लिखने का तरीका ये होता है कि आपने सॉलिड एक्सप्रेशन तो नहीं लिखते ना बेटा इसमें। तो ये एल्यूमिनियम और ये बेटा आपके पास OH-1, और ये जो पावर होगी, ये जो कोफिशिएंट होगा, ये इसका पावर बन जाएगी। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KSP। ठीक है, आपने KSP फाइंड आउट करना है, और सॉल्युबिलिटी उसने आपको बेटा दी है। बेटा इस चीज को जरा समझिएगा, अक्सर बच्चों को इसका मतलब समझ नहीं आता। वो कहता है ना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज दिस। मतलब बेटा वो ये कह रहा है, देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट है। ये नहीं हो सकता कि आप 1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डालें और 1 का 1 मोल सारे का सारा डिसॉल्व हो जाए। सॉरी बेटा स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गया, वेट अ मिनट, मुझसे वेट। अच्छा बेटा मैं ये कह रहा था कि जो सॉल्युबिलिटी है ना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, अब इसका मतलब जरा समझ लें कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व तो नहीं होता ना। अगर मैं ये कहूं कि जी 1 मोल मैंने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि 1 मोल एल्यूमिनियम आयन भी होंगे और 3 मोल OH आयन, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। राइट, अब बेटा देखें कि उसने आपको ये कहा है कि इतना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो रहा है, कितना 2.47 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -9। इतना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो रहा है। तो अगर इतना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो रहा है बेटा,
तो आपके पास जो एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम में तो 1:1 है ना, मतलब जितना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होगा उतने एल्यूमिनियम आयन बनेंगे। कितना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो रहा है? 2.47 टाइम्स 10⁻⁹, तो यहाँ आएगा 2.47 टाइम्स 10⁻⁻⁹। लेकिन बेटा एक और चीज नोट करें, जो हाइड्रोक्साइड है ना, और जो एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड में मोलर रेशो है वो 1:3 है। मतलब जितना आपका एल्यूमिनियम आयन डिसॉल्व होगा, हाइड्रोक्साइड आयन उसके मुकाबले में 3 टाइम्स मोर होगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन उसके मुकाबले में 3 टाइम्स मोर होगा। तो OH आयन की जो कंसेंट्रेशन आएगी वो आप बेटा इस तरह करेंगे कि 3 टाइम्स 2.47 टाइम्स 10⁻⁻9, 3 गुना ज्यादा। अब बेटा ये आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको आपने इस फॉर्मूला में पुट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें कैसे आपने बेटा करना है। आगे सिर्फ एक चीज समझ लें कि अक्सर बच्चे ये कहते हैं सर कि आपने ये 3 टाइम्स कर दो जिया है, अब यहाँ क्यूब क्यों ले रहे हैं? तो भाई ये क्यूब हर हालत में लेना है। ये 3 टाइम्स तो इसलिए है ना कि एल्यूमिनियम के मुकाबले में OH 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, ये तो 3 टाइम मैंने इसलिए लिया। ये तो इसके फॉर्मूले का बेटा लिखने का तरीका है कि जो क्यूब होगा या जो स्क्वायर होगा या जो कोफिशिएंट होगा वो आपने पावर बनाना है। तो अब वैल्यूज पुट करें, KSP इज इक्वल टू एल्यूमिनियम आयन आ रहा है 2.47 टाइम्स 10⁻⁹। हाइड्रोक्साइड आ रहा है 3 टाइम्स 2.47 टाइम्स 10⁻⁹, और इसके ऊपर पावर क्यूब आ रही है बेटा। अब आप इसको सॉल्व कर लें, सिर्फ आपने कैलकुलेटर से बेटा इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। KSP इज इक्वल टू, मुझे बता दीजिएगा अगर ये आंसर नहीं आ रहा बेटा, 1.01 टाइम्स 10⁻⁻33। और यूनिट क्या आएगी? देखें बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट्स कितनी दफा आ रही है ऊपर? 3 दफा यहाँ पर आ रही है, 4 दफा इधर आ रही है। टोटल स्क्वायर ब्रैकेट्स कितनी दफा होगी है? 4 दफा होगी है ना। तो ये हो जाएगा मोल की पावर 4 और DM-12, क्योंकि 4 दफा स्क्वायर ब्रैकेट है। आप इसे मल्टीप्लाई करें, एक दफा स्क्वायर ब्रैकेट होती है मोल DM-3, 2 दफा होगी तो मोल 2 मोल स्क्वायर DM-6, 3 दफा स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है तो मोल 3 DM-9। ठीक है जी। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखें जी, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वीक एसिड से रिलेटेड है कि वीक एसिड की पीएच कैसे निकाली जाएगी। ये जी हमारे पास, अच्छा इसमें एक KSP का क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी सा है बेटा, ये पिछले वाले की तरह नहीं है। ठीक है, ये हालांकि मैंने आपको इस तरह की एक एग्जांपल करवाई है, मुझे याद है क्लास के अंदर, जिसमें हम सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में निकालते हैं। आप लोग अपने नोट्स चेक करेंगे ना तो आपको एक क्वेश्चन वहां पर मिलेगा जिसमें मैंने एक सॉल्ट की, पता नहीं बेरियम सल्फेट था या कौन सा, उसकी सॉल्बिलिटी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर फाइंड आउट करवाई है। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ आयरन 3 हाइड्रोक्साइड इज गिवन। ये बेटा KSP आयरन हाइड्रोक्साइड के लिए। ठीक है, उसने इस दफा आपको ना KSP की वैल्यू दी हुई है, मतलब इन दोनों आयंस को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो उसने आपको बता दिया है, और आपसे कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी बताएं। जब भी वो कहेगा ना आप सॉल्युबिलिटी बताएं, तो बेसिकली वो आपसे आयंस की कंसंट्रेशन पूछेगा। किसकी? आयंस की। तो KSP इज गिवन, लेकिन आयंस की कंसंट्रेशन गिवन नहीं है। तो बेटा देखें, आप इस तरह करें इस क्वेश्चन के लिए, ये आयरन है, आयरन हाइड्रोक्साइड सॉलिड में है, इसके आयरन 3 एक्वस, 3 मोल्स ऑफ OH माइनस। देखिए इसमें अब आपको आयंस में काम करना है। अगर आयरन 3 के S मोल डिसॉल्व हो रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड के कितने मोल डिसॉल्व हो रहे हैं जी? 3S, 3 गुना ज्यादा। तो यही इनकी कंसंट्रेशन। आप एज्यूम कर लें कि कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 3 इज S मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज 3S मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, अब जरा इनके लिए डायरेक्ट मत कीजिएगा बेटा, डायरेक्ट करेंगे तो गलती होगी। आप जरा इसके लिए KSP का ना फॉर्मूला लिखें। KSP इज इक्वल टू आयरन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का क्यूब। अक्सर बच्चे ये क्यूब लेना भूल जाते हैं बेटा, क्योंकि ये 3OH है ना। अब KSP इज गिवन, KSP कितना है? 2.0 टाइम्स 10⁻⁻⁷
-39 इज इक्वल टू आयरन 3s है और हाइड्रोक्साइड 3s है बेटा। 3s, s नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयरन के मुकाबले में 3 टाइम्स ज्यादा है। 3s और ऊपर क्यूब अलहदा से लेना है। ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, क्यूब तो आएगा ही आएगा। तो अब आपके पास बन रहा है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 2.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -39 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा 27 और s क्यूब बेटा ये है और एक ये है s की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें 2.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -39 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू s की पावर 4 और अगले स्टेप में बेटा आप इसका फोर्थ रूट ले लें, स्क्वायर रूट नहीं, फोर्थ रूट। ठीक है, कैलकुलेटर में आप इसका फोर्थ रूट लेंगे, ऐसे यहां लिख दें फोर्थ रूट बेटा आप लें तो आपके पास s का आंसर आएगा। s क्या हमने एज्यूम किया हुआ था, s बेटा हमने एज्यूम किया हुआ था कि s इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयरन 3, कि कितना आयरन 3 डिसॉल्व हुआ है। तो आपके पास s आ जाएगा यहाँ पर 9.28 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -11 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, ये तो बेटा था एक सिंपल क्वेश्चन जो आप पहले भी करते आए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखें, अब वो कह रहे हैं कि आप आयरन हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी निकालें, लेकिन किस में, इन बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर देखिए, पहले आपने किस में निकाली थी, आपने आयरन हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी निकाली थी बेटा वाटर के अंदर। देखें ना, ये क्वेश्चन जरा पढ़ें, ये देखें सॉल्युबिलिटी किस में थी, वाटर में। इस दफा आपने जो सॉल्युबिलिटी निकालनी है वो किस में निकालनी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो अब जरा देखें, बेरियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बेरियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। कैसे पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपने ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स पढ़े हैं, आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड तो बेटा ऐसे है। अब आयरन 3 हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, ये बेटा इनकम्प्लीट पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये ऐसे आ रहा है, और ये बेटा 3OH-1। ठीक है, अब बेटा देखिएगा कि अब अपने सॉल्युबिलिटी कैसे निकालनी है। आपका फॉर्मूला वही है KSP का ना, KSP इज इक्वल टू आयरन 3 और OH-1 क्यूब, है ना। फॉर्मूला तो वही होगा ना भाई आयरन हाइड्रोक्साइड के लिए। ये देखें, तो KSP का एक्सप्रेशन तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब और KSP भी गिवन है, ठीक है, ऊपर KSP हम यूज कर लेंगे। अब यहां पर मसला ये है कि आपको आयरन 3 की कंसंट्रेशन निकालनी है और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। बट आयरन 3 की कंसंट्रेशन तो आप एज्यूम कर लें ना, क्या एज्यूम कर लें कि S है, कितने मोल है जी, S मोल। आयरन 3 की कंसंट्रेशन कितनी है, S मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन जरा देखें, ये सॉल्यूशन में क्या हाइड्रोक्साइड आयन सिर्फ FeOH होल थ्राइस की तरफ से आ रहा है, या हाइड्रोक्साइड आयन का कोई और सोर्स भी है, कहीं और से भी आ रहा है। तो आप देखेंगे बेटा कि हाइड्रोक्साइड आयन कहीं और से भी आ रहा है। कहां से आ रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा है। ज्यादा कहां से आ रहा है आप जरा देखें, आपको पता है ये जो बेटा स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं ना, जो KSP वाले, इनकी आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब मैं यहां पर ये लिख देता हूं बेटा, यहां पर हम लाइन लगा देते हैं, 1 मिनट। अब बेटा देखें, कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 3, ये तो हमें पता है S मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, ये S मोल है बेटा। लेकिन बेटा जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है वो कितने मोल है, ये बेटा 3S है। कितना होगा ये, 3S मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ना, मतलब S और ये 3S, क्योंकि 1:3 है। तो अगर मैं, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड आयन एक और सोर्स से भी तो आ रहा है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड से भी आ रहा है। बेटा ये हाइड्रोक्साइड आयन कितना है,
आप जरा देखिए क्वेश्चन में उसने आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बताई हुई है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड आपने कितना लिया है। बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना लिया है? 0.01। बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर 0.01, तो बेरियम आयन कितना बनेगा? 0.01, और हाइड्रोक्साइड आयन कितना बनेगा? 0.02। अब आप बेटा जरा एक चीज नोट करें यहाँ पर, ये देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोक्साइड आयन 0.02 भी है और 3sp है, लेकिन आपको पता है कि मेनली हाइड्रोक्साइड आयन बीकर में कहां से आ रहा है? बेरियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा है। मैं यहां लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू 0.02। ये क्यों लिखा भाई? क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड आ रहे हैं ना, वो तो 0.02 है, प्लस थोड़ा सा आयरन हाइड्रोक्साइड से भी आ रहा है, दैट इज 3s। लेकिन बेटा मैं ये कहूंगा, क्योंकि हम कहते हैं कि ये सॉल्ट्स स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल, तो 0.02 में अगर आप 3s ऐड कर भी दें तो ये वैल्यू इतनी स्मॉल है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 0.02 प्लस 3s इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.02। याद है ये क्वेश्चन हमने बेटा क्लास में मैंने आपको कराया हुआ है। अब आप KSP का फॉर्मूला बेटा इसमें वैल्यूज पुट करें। कैसे? KSP की वैल्यू ऊपर दी हुई है उसने क्वेश्चन में, कहां दी है ये देखें जी, 2.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -39, तो 2.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -39 इज इक्वल टू आयरन 3 बेटा S मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना उसका क्यूब लेना है, 0.02 का क्यूब, और नेक्स्ट स्टेप में बेटा S उसको आपने बस डिवाइड कर देना है, 2.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -39 और 0.02 का क्यूब, इससे बेटा आप डिवाइड करें तो आपके पास S आ जाएगा। ठीक है, आप जरा करके देखिए बेटा S क्या आ रहा है आपके पास। जरा बेटा मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या आपके पास S जो आ रहा है, मुझे एक बच्चा, कोई भी बच्चा एक मैसेज करके बता दे कि S जो है क्या 2.5 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -34 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आ रहा है। ठीक है माहीन, गुड बेटा। पर ये 3s कहां से आया है निमरा? आयरन में और हाइड्रोक्साइड आयन में जरा कंसेंट रेशो देखे ना बेटा क्या है। आयरन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या रेशो है? 1:3 है। अगर 1 मोल आयरन 3 का होगा तो 3 मोल हाइड्रोक्साइड आयन के होंगे ना, तो अगर s मोल आयरन 3 के हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन के 3s नहीं होंगे क्या? और ये बात याद रखें बेटा कि ये जो आपके पास बीकर है, आपने तो इसमें देखना है ना, आपने तो इसमें देखना है कि हाइड्रोक्साइड आयन कितना है। तो अब हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर दो सोर्सेज से आ रहा था, एक बेरियम हाइड्रोक्साइड से और एक आयरन हाइड्रोक्साइड से, लेकिन आयरन हाइड्रोक्साइड से जो आ रहा था उसको हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आयरन हाइड्रोक्साइड तो वाटर में ना होने के बराबर डिसॉल्व होता है और बेरियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है। अब बेटा एक और चीज देखें, वाटर में ना, वाटर में बेटा, वाटर के अंदर, एक मिनट, हाँ, वाटर के अंदर जो आयरन हाइड्रोक्साइड है वो ज्यादा डिसॉल्व होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में कम डिसॉल्व होता है। रीजन ये है बेटा कि आप जब आयरन हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालोगे, सॉरी आयरन हाइड्रोक्साइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे, आप इस तरह सोचे ना कि आपके पास था आयरन हाइड्रोक्साइड सपोज, अब आपने जब बेरियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड किया, अब आपने जब इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड बेटा ऐड किया, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड आयन के डालने से क्या OH आयन की कंसेंट्रेशन नहीं बढ़ जाएगी? और जब OH आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेटा शिफ्ट नहीं होगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और आपके पास सॉरी, और आपके पास बेटा यहाँ पर, और आपके पास बेटा यहाँ पर मजीद आयरन 3 हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट होगा, क्योंकि देखिए OH आयन बढ़ गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन तो रिवर्सिबल नहीं है ना, तो जो रिवर्सिबल होगा उस साइड पे जाएगा रिएक्शन, तो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोक्साइड आयन, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोक्साइड आयन आपने डाला वो आयरन 3 से रिएक्शन करके कहां जाएगा? FeOH होल थ्राइस बनाएगा। तो कह रहे हैं कि
OH whole thrice is less soluble in barium hydroxide than in pure water. Name this effect. तो आप इसका आंसर देंगे कॉमन आइन इफेक्ट. इस इफेक्ट को आप बोलते हैं कि ये कॉमन आइन इफेक्ट है. कॉमन आइन इफेक्ट बेटा क्या होता है, जिसमें एक आइन की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी, जब कॉमन बढ़ेगी ना, और रिएक्शन जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे चला जाएगा. अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. The numerical value of Ka of HBRO is this. ठीक है, 2.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -9 है. अब आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि जो एसिड है ना बेटा, ये वीक एसिड है, क्योंकि देखिए Ka वैल्यू इज वेरी स्मॉल. आपको पता है Ka वैल्यू जितनी स्मॉल होती है एसिड उतना वीक होता है. तो ये एक वीक एसिड की बात हो रही है यहाँ पर. अच्छा आगे चलते हैं जी. X is a solution of HBRO which contain 4.0 times 10 raised to power -3 mole per cubic decimeter. No, 4.0 times 10 raised to power -3 moles of HBRO in 100 cubic centimeter of solution. ये कंसेंट्रेशन नहीं है, 100 cubic centimeter में HBRO कितने मोल्स है. In this solution, the following equilibrium is established where there are two conjugate acid base pair. बड़ा conjugate acid base pair क्या होते हैं? ऐसा पेयर जिसमें एक H आयन का डिफरेंस हो. A pair which is differentiated by one transferable proton. For example, NH3 है, HCl है, NH4 पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा. ठीक है बेटा. अमोनिया और NH4 प्लस, इसमें किसका डिफरेंस आ रहा है? एक प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है ना, इसको कॉन्जुगेट पेयर्स बोलेंगे. कॉन्जुगेट पेयर. अमोनिया क्या होगा बेटा? बेस होगा. अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन में देखें ना, तो अमोनिया इज अ बेस, क्योंकि अमोनिया इज एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन. लेकिन बेटा अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन में देखें, NH4 प्लस इज डोनेटिंग द प्रोटॉन, राइट? NH4 प्लस इज डोनेटिंग द प्रोटॉन, तो ये क्या होगा? एसिड होगा. तो ये जो आपके पास बेटा अमोनिया और अमोनियम आयन है, दिस इज वन कॉन्जुगेट पेयर. क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर में फर्क क्या होता है कि कॉन्जुगेट पेयर जो है वो एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है उसके पेयर में. एंड सिमिलरली बेटा HCl और Cl नेगेटिव भी एक आपके पास कॉन्जुगेट पेयर है. बेस की निशानी क्या होती है? आप देखें ना, क्लोराइड इज अ बेस. अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन में देखें तो क्लोराइड इज अ बेस. अब बेटा यहाँ पर आ जाए, नीचे जो दिया हुआ है HBRO और BRO-1, इन दोनों में किस चीज का आपको डिफरेंस बेटा नजर आ रहा है? इन दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है एक प्रोटॉन का. HBRO और BRO-1 दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाय वन ट्रांसफरेबल प्रोटॉन. तो ये बेटा आपका फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए देखेंगे दिस इज द एसिड, और बैकवर्ड रिएक्शन में दिस इज बेस, है ना. देखें ये बेस है, तो देखें अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है BRO-1 इज गेनिंग द प्रोटॉन ना, और HBRO में जा रहा है. और अगर आप वाटर को देखें बेटा, ये जो पेयर है ये वाला, इनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस है ना. यस. तो फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन वाटर इज द बेस. ये देखें वाटर H2O H3O में जा रहा है, तो इट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन. पर अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन को देखें तो H3O प्लस H2O में जा रहा है, मतलब इट इज डोनेटिंग द प्रोटॉन. तो ये बेटा आपके पास कॉन्जुगेट पेयर्स हैं. अब वो कह रहा है कि डिफाइन कॉन्जुगेट पेयर्स. कि कॉन्जुगेट पेयर्स जो हैं ये आप किसको कहते हैं? टू स्पीशीज दैट डिफर बाय वन हाइड्रोजन आयन. इसको अब लिखेंगे टू स्पीशीज that differ by one H ion. अब कह रहे आइडेंटिफाई टू कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द इक्वेशन. बेटा बड़ा सिंपल है, ऊपर हमने लेबल कर दिया है. एक HBRO है और दूसरा एसिड H3O प्लस है. और बेसिस में बेटा HBRO, इसका बेस क्या होगा? कॉन्जुगेट BRO-. ठीक है. और H3O प्लस का बेटा क्या होगा? H2O. ठीक है बेटा, ये आपने सिर्फ इसमें करना है. अच्छा बेटा आगे चलते हैं जी. अब हाँ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन X, शो ऑल योर वर्किंग. बेटा आपको ये बताना है कि ये जो आपके पास एक सॉल्यूशन X था, अब देखिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि वीक एसिड की पीएच कैसे निकाली जाती है. ये आपके पास बेटा एक सॉल्यूशन X है,
Ka वैल्यू इज गिवन और उसने आपको मोल्स बताए हैं HbRO के। तो पहला काम आप पता है क्या करें, पहला काम ना आप जरा इसकी इक्वेशन लिख लें, HbRO इट गिव्स H प्लस BrO माइनस के। एक एक्सप्रेशन भी लिख लें, आसानी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या चीजें आपको फाइंड आउट करनी है इसके लिए। अब बेटा अगर आपके पास नोट्स हो ना आपके, तो आपको मैंने कुछ चीजें लेबल करवाई थी कि वीक एसिड के लिए जो एसिड की इनिशियल कंसेंट्रेशन होती है ना, इनिशियल कंसेंट्रेशन वही इक्विलिब्रियम पर भी होती है। पता नहीं आपको ये बात याद है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बेटा ये कहा था उस टाइम कि जो वीक एसिड होता है वो ना होने के बराबर आयोनाइज होता है ना बेटा। सपोज मैं आपको चलिए थोड़ा सा याद करवा देता हूँ बातें। ये मैंने कहा था बेटा HbRO है, सपोज इसके ना इनिशियल मोल कितने हैं जी, 4.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -3। ये कितने में आ रहे हैं, 100 में आ रहे हैं। आप 1000 में लें तो 4.00 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा ना बेटा। देखिए ये मोल्स हैं, आप कंसंट्रेशन शुरू में यूज कर लें, मतलब 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 4.00 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -3 मोल्स आ रहे हैं। आप जब भी एक्सप्रेशन यूज करते हैं ना KA KC, इसमें 1000 में आप मोल्स लेते हैं कि 1000 में कितने आ रहे हैं। बट आप जब 1000 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 1000 में आ जाएंगे। आप इसको कैलकुलेट कर ले, एक जीरो कम हो जाएगा, कर ले, शाबाश बेटा। 0.004 टाइम्स 1000 तो 0.04 हो गया, ठीक है। तो इनिशियल बोल बेटा आपके पास कंसेंट्रेशन ही है, ये 0.04 है, ये x, ये आपके पास बेटा भी 0 है। अच्छा यूज कितनी, ये इनिशियल थे ना, फिर मैं आपको कहा था चेंज हो रहा है, वो x है, तो ये 1:1 है, ये भी x और ये भी x, ये -x है, कम हो रहा है ना तो -x। तो इक्विलिब्रियम पर बेटा ये मोल आ रहे होते थे 0.04 -x +x और +x। फिर हम कहते थे बेटा कि जो वीक एसिड है ना ये इतना कम आयोनाइज होता है, फॉरवर्ड जाता ही नहीं है, तो ये 0.04 -x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.04। तो बताने का मकसद ये है ये कि वीक एसिड के लिए जो इनिशियल मोल होंगे वही उसके इक्विलिब्रियम मोल भी होंगे। तो बेटा बस आप वैल्यूज पुट करें, यहाँ पर आंसर निकालें कि ए की क्या वैल्यू है उसने बताई हुई है आपको इस रिएक्शन में लिए 2.00 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -9। तो 2.00 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -9। H आइन बेटा कितना है आपको नहीं पता ना, x है, तो ये भी x, BrO -1 भी x और HbRO 0.04। तो बेटा यहाँ पर 2.00 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -9 into 0.04 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है। अब आप बेटा इसका अंडर रूट लेंगे नेक्स्ट में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x का। x क्या होगा फिर, h आइन होगा ना, ये देखिए ना बेटा, ये h आइन इज दी x। बेटा आपके पास x स्क्वायर जो आ रहा है दैट इज 8.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -11। बेटा इसका अंडर रूट लेंगे आप लोग, अंडर रूट, ताकि आपके पास h आइन की वैल्यू आ जाए ना। कोई बच्चा इसका अंडर रूट लेके मुझे आंसर बताएगा, क्योंकि मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर फिलहाल मेरे पास यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए, शाबाश। इसका बेटा अंडर रूट लेकर हरिया बेटा, मतलब एच आइन क्या आएंगे, uh, 8.94 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -6। अब बेटा आप ये करें कि एच आइन आगे ना इसका पीएच निकाल लें। माहीन यही है ना बेटा, मैंने सही पढ़ा ये माहीन। ओके अब बेटा जल्दी से माहीन अगर आप ये भी बता दें कि जब इसको आप फॉर्मूला में पुट करेंगे पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एच आइन, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 8.94 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -6, तो pH बेटा आपके पास आ जाएगी
ठीक है 5.05। माहीन जरा इसको सिर्फ चेक करके बता दें क्या यही आ रही है बेटा, यस या नो कर दें। ओके बेटा, ये आपके पास पीएच आ गई, ठीक है बेटा। अब आ जाए आगे नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना हैरानगी है कि एक नंबर का है और इसमें आपको काफी ज्यादा वर्किंग करनी होगी, है इसका 1 मार्क है, लेकिन वर्किंग के लिए ये थोड़ा सा आपको ज्यादा तंग करेगा। देखिए अब वो ये कह रहा है, अब वो ये कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन में कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.0 times 10 raised to power minus 3 moles of NaOH is added to solution X। solution X क्या है बेटा? solution X आपके पास ये है HBRO का solution जिसकी ये concentration है। मैं लिख देता हूं, solution X is equal to HBRO, कितने मोल्स हैं? 4.00 10 raised to minus 3 in 100 cubic centimeter। इसके मोल्स कितने हैं जी? 4.00 times 10 raised to power minus 3 moles in 100 cubic centimeter। ये है जी आपके पास solution X, ठीक है, दिस इज solution X। अब वो कह रहे हैं कि आपने इस solution के अंदर NaOH के मोल्स ऐड किए हैं, मोल्स ऑफ NaOH। तो आप जरा इसका रिएक्शन लिखें ना, HBRO प्लस NaOH, इट गिव्स, ये सोडियम इस H को रिप्लेस करेगा NaBrO प्लस वाटर। अब बेटा इसको ऐसे कर लें कि HBRO के मोल्स कितने हैं? 4.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 3। NaOH के मोल्स कितने हैं? 2.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 3। याद रहे ये दोनों मोल 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में है बेटा, कितने में है? दोनों 100 में है। तो लिहाजा इसमें अगर आप कंसेंट्रेशन नहीं भी निकालते, इन्हीं मोल्स को आप कंसेंट्रेशन एज्यूम कर लेते हैं तो आंसर सही आएगा। अभी मैं आपको आगे जाके ये रीजन बता भी दूंगा ऐसा क्यों है। अगर आप कंसेंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो यही मोल्स आपकी कंसेंट्रेशन बन सकते हैं। अच्छा, क्योंकि रेशो सेम रहेगी। अच्छा बेटा देखें, ये तो थे इनिशियल मोल ना, यूज कितने हुए? 1:1 है, ये है आपके पास 1:1, मतलब जितने मोल NaOH के होंगे ना उतने HBRO के यूज होंगे। तो ये तो सारे यूज होंगे जी, 2.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 3, और ये 4 में से कितने यूज होंगे? 2.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 3, ये यूज होंगे, ठीक है। बचेंगे कितने? ये बच जाएंगे इधर 2.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 3, ये सारा खत्म हो गया बेटा। ये लेफ्ट मोल है, ये मोल्स कौन से हैं जो मैं लिख रहा हूं? ये मोल्स है बेटा, आज जो है ना ये पेन से काम नहीं कर रहा, वेट अ मिनट, वेट बेटा, इस तरह मैं पेन को ठीक कर लूं इधर। ये लेफ्ट मोल बेटा कौन से हैं जी? 2.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 3, यहाँ ये सारा खत्म हो गया बेटा। और ये NaBrO कितना बना है? कितना बना है? जितना NaOH यूज हुआ है 1:1 रेशियो बेटा, ये यूज मोल है, ये आपके पास यूज मोल है, ठीक है। तो NaOH कितना यूज हो रहा है, ये HBRO कितना यूज हो रहा है? 2.00। तो ये आपके पास आएगा यहाँ पर 2.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 3। बेटा ये चीज अंडरस्टैंड कर लें अगर आपको ये सही समझ नहीं आया, कि देखें HBRO की इनिशियल मोल थे ये, आपने इसमें ऐड किया NaOH, तो NaOH HBRO के साथ रिएक्शन करेगा, राइट, 1:1 है, तो HBRO के 4 मोल्स हैं, तो 4 के 4 तो यूज नहीं होंगे क्योंकि आपने NaOH कम डाला है, तो 4 में से यूज कितने हो रहे हैं? 2। बचे कितने हैं? ये इंपॉर्टेंट है कि बीकर में क्या बच गया है। ये जो नीचे आ रहा है ना बेटा, ये आपके पास बीकर में बचा हुआ है, तो ये आपके पास NaBrO के मोल्स आ रहे हैं, ये आपके पास बेटा HBRO के मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो बफर होता है ना, बफर में वीक एसिड और उसका सॉल्ट, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये बेटा सॉल्ट है NaBrO और ये वीक एसिड है, Ka भी आपके पास गिवन है। तो अब आप बस इसमें फॉर्मूला लगाएं बेटा, देखें ये है जी आपके पास वीक एसिड और उसका सॉल्ट, वीक सॉल्ट ये है, वीक एसिड ये, HBRO
इट गिव्स BRO माइनस H प्लस, इसके कितने मोल हैं? 4, नहीं सॉरी, बचे कितने हैं जो बच गए हैं? 2.00 टाइम्स 10⁻³ और दूसरा बेटा है NaBRO, ये कंप्लीटली डिसॉल्व होगा तो BRO माइनस Na प्लस, इसके भी कितने मोल्स हैं बेटा? ये देखें सॉल्ट के 2.00 टाइम्स 10⁻³ तो BRO कितना बनेगा? कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है ना, तो 10⁻³ और 10⁻³ ये आपके पास बी करेगी। अब आपने इसका अगर pH निकालना है तो K एक एक्सप्रेशन लिखे फॉर वीक एसिड, BRO -1 H प्लस एंड HBRO। Ka is given, Ka is given, Ka कितना है जी इस एसिड के लिए? 2.00 टाइम्स 10⁻⁹ तो 2.00 टाइम्स 10⁻⁹ BRO बेटा। अब देखें BRO जो है वो मेनली कहां से आ रहा है? आपको मैंने ये बातें लिखवाई थी जब नोट्स बनवाए थे, आपको कहा था कि बफर सॉल्यूशन में जो नेगेटिव आयन होगा आप उसकी कंसेंट्रेशन वही रखेंगे जो सॉल्ट की है। तो मेनली ज्यादा BRO-1 कहां से आ रहा है? फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट से आ रहा है। तो आप BRO-1 की वही कंसेंट्रेशन इस फॉर्मूला में डालेंगे जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन से आ रहा है BRO। तो BRO-1 जो है वो 2.00 टाइम्स 10⁻³ है। H आइन इज अननोन और HBRO बेटा कितना है? 2.00 टाइम्स 10⁻³ अब बेटा देखिए, आप कहेंगे सर ये कंसेंट्रेशन तो नहीं है, ये तो आपने इसमें मोल की वैल्यू पुट कर दी है, मोल, ये तो मोल है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं जी कंसेंट, देखें ये दोनों वॉल्यूम ये दोनों मोल्स कितने में डिसॉल्व है? 100 में, तो ये कट ही नहीं जाएगा बेटा, ये सारा कट जाएगा। तो इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर कंसंट्रेशन में लेके जाने की, लेकिन अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा अब देखें, अब क्या करना है जी आपने, अब आपको ये एक चीज तो नजर आ रही है कि ये कट जाएंगे, तो ये H आइन इसके इक्वल आ गया जी। H प्लस इज इक्वल टू 2.00 टाइम्स 10⁻⁹ और नेक्स्ट स्टेप में बेटा फॉर्मूला लगा दें, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन, ठीक है बेटा। इसका फॉर्मूला आप लगाएं और वैल्यू पुट करें तो आपके पास pH आ जाएगा 8.69। चेक कर सकते हैं बेटा आप कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा बेटा मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें, मैं ना जरा इसका चार्जर लेकर आ जाऊं, नीचे पड़ा हुआ है, आप एक मिनट वेट करें और अगला क्वेश्चन मैं खोल के चला जाता हूं। आप अगले क्वेश्चन के बारे में जरा सोचें कि अगला क्वेश्चन कैसे करना है। ये जी क्वेश्चन, ये जरा करें, शाबाश, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें, मैं सिर्फ चार्जर लेकर आ रहा हूं।
अच्छा बेटा, मेरा ख्याल है स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गई है। वेट अ मिनट, मैं ये दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। इस क्वेश्चन को आपने देख तो लिया होगा कि आपने क्या करना था इसमें। बेटा देखिए, ऊपर तो सिंपल सी बातें कर रहा है कि डिफाइंड बफर सॉल्यूशन बता चुका हूं आपको कि which resist the change in pH when small amount of acid or base is added to it. Construct two equations to show how equilibrium 5 act as a buffer solution. बेटा आपको दो इक्वेशंस बतानी है। दो इक्वेशंस का मतलब है कि आपको बताना है कि जब बफर के अंदर आप एसिड डालेंगे तो बफर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और जब आप बफर में बेस डालेंगे तो फिर बफर कैसे रिएक्ट करेगा। दिस इज योर बफर। आप बेटा इसमें डालते हैं सपोज एसिड, क्या ऐड करते हैं, एसिड H+। जो बड़ा नेगेटिव पार्ट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो बाय एडिंग एसिड, इफ यू ऐड एसिड, बाय एडिंग एसिड, तो HCO3 माइनस H+ से रिएक्शन करके H2CO3 बना देगा, और जो आपने एक्स्ट्रा एचाइन डालने की कोशिश की है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और अगर आप बेटा इसमें OH डालते हैं, OH माइनस, तो जो अनआयोनाइज एसिड होगा उसके साथ रिएक्शन करवाइएगा बेटा, ठीक है। अनआयोनाइज एसिड के साथ मतलब के H2CO3। तो अगर आप बेस ऐड करते हैं तो H2CO3 OH-1 के साथ रिएक्शन करके HCO3-1 बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो आप बेसिकली बेटा प्रोडक्ट्स को देखें, क्या H आइन या OH आइन बने, नीचे प्रोडक्ट्स को देखें क्या H आइन या OH आइन बने, नहीं। तो पीएच तो चेंज होती है ना, कि या H आइन बढ़ जाए या OH आइन बढ़ जाए। तो यहाँ तो ना H आइन बढ़े ना OH आइन बढ़े, कुछ भी नहीं बढ़ा, बल्कि बफर के अंदर जो दो आपके एक अनआयोनाइज एसिड होता है और जो नेगेटिव पार्ट होता है एसिडिक बफर के अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसिडिक बफर के अंदर बेटा, एसिडिक बफर के अंदर जो नेगेटिव पार्ट होगा ना वो H आयन के साथ रिएक्शन करता है, जो अनआयोनाइज एसिड होगा याद रखिएगा आज के बाद वो OH आयन के साथ रिएक्शन करेगा। अब बेटा देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है दी रेशो, ये आपको रेशो बता रहा है कि HCO3 1 माइनस डिवाइडेड बाय H2CO3 is equal to 14.1 divided by 1। कह रहा है the ratio of hydrogen carbonate and carbonic acid in a sample of sea water is 14.1। तो 14.1 divided by 1, ठीक है बेटा। अब कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस सैंपल, आपने बेटा पीएच निकालनी है। तो ये आपके पास इक्वेशन है जी ऊपर। इस दफा उसने यहाँ पर ना आपको पी के ए दिया हुआ है, के ए भी नहीं दिया बेटा। तो पहला काम तो ये पी के ए है, इसका फॉर्मूला लिखें, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। पी के ए की क्या वैल्यू है 6.35 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। अब बेटा आपने ना के की वैल्यू निकालनी है, माइनस के साइन उधर लेके जाएं, 6.35 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के ए। अब एंटी लॉग ले बेटा, इस साइड पर एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग माइनस 6.35 इज इक्वल टू के ए। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर लॉग का बटन बेटा प्रेस करें, लॉग का, ठीक है। तो आपके पास, मुझे कोई बच्चा बता सकता है बेटा क्या आंसर आएगा के ए का, शिफ्ट और लॉग 4.46। बेटा माहीन आप इसको कंफर्म करें बेटा, क्या आंसर आएगा के ए का। रूबा ने 4.46 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर क्या आ रहा है बेटा, मुझे जरा बताइएगा, शाबाश। मैं कैलकुलेटर लाना फिर भूल गया हूँ। 10 रेज़ टू पावर -7, ओके बेटा, ये आपके पास बेटा के ए आ गए। अब आप इस तरह करें कि जो एसिड है ना, यहाँ पर एसिड कौन सा, जरा ऊपर रिएक्शन में देख लेना, कार्बोनिक एसिड, उसकी इक्वेशन बना लें।
H2CO3, it gives HCO3 minus NH plus. ये है बेटा इसकी इक्वेशन। तो Ka is equal to HCO3 minus, आज के बाद याद रखिएगा ये जो H3O plus होता है और H plus is the same, H3O plus ये H plus सेम चीज होती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड एसिड। बेटा Ka आप निकाल चुके हैं 4.46 टाइम्स 10⁻⁻⁷। ऊपर देखिए आपको उसने बताया हुआ है रेशो भाई कि HCO3-1 कितना है 14.1, कार्बोनिक एसिड कितना है 1, सिर्फ आपको H आयन नहीं पता। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, 4.46 टाइम्स 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाय 14.1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। और जो बेटा H आयन का फॉर्मूला आपके पास आएगा, H आयन जो आपने बेटा यहां से निकालना है, जी बेटा बताइएगा H आयन का क्या आंसर आ रहा है, बल्कि इसको खुद डिवाइड कर लेता हूँ, 3.16 टाइम्स 10⁻⁻⁸। ठीक है बेटा, जरा इसका नेगेटिव लॉग भी ले लेना शाबाश जल्दी से। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉग लेकर बताएं pH क्या आ रहा है जी, 7.499। ठीक है 7.4 आपके पास आंसर आ गया जी। सेवन 7.49 आ रहा है ना बेटा, तो यू कैन से दिस इज 7.5। ठीक है, जी बेटा 7.5 इज द आंसर। अच्छा बेटा अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कि देखें पीएच ऑफ अ ब्लड, मेरा ख्याल है पीएच वाले अब काफी हो गए, ये आप खुद कर सकते हैं। मैं अब लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ जो थोड़ा सा ट्रिकी है, ये इसको चलिए नोट कर लें, बेटा इसकी पिक्चर ले लें, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये देख, इसका मैं आपको चले आंसर भी बता देता हूँ। तो ये पीएच ऑफ ब्लड वाला है ना, इसका आंसर आपका आना चाहिए, आपने खुद इसको करना है, इसका आंसर आना चाहिए 7.43 या 7.4, जो मर्जी आप लिख दें, ये इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है बेटा। इसको आपने खुद ट्राई करना है बेटा। ये कोई वर्कशीट नहीं है रूबा की, मैंने इसको उस पे वन नोट पे किया हुआ है। ये आपके पास इतनी बड़ी जो है ना बुकलेट, वहां से करते रहे सॉल्व। ये वर्कशीट नहीं है, ये ऐसी मैंने कुछ स्निपिंग की है कुछ क्वेश्चंस, तो ये मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा अब देखें जी लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें केस भी निकालना है लेकिन एक नए तरीके से, वो आपसे केस भी फाइंड आउट करवा रहा है। सबसे पहले कह रहा है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, उसके लिए केएसपी का एक्सप्रेशन लिखें। तो ठीक है, जब भी केएसपी का एक्सप्रेशन लिखना है बेटा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इस तरह की इक्वेशन पहले बना लिया करें। और अब आप केएसपी लिखें, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन और इसका स्क्वायर, और यूनिट क्या होगी बेटा, देखें 3 यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो मोल 3 हो जाएगा, मोल 3 एंड DM-9। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये रिपीट हुआ है नीचे है। अच्छा इसमें कोई इंफॉर्मेशन है तो हम वहां से पिक कर लेते हैं, इसने कुछ भी नहीं बताया हुआ, ठीक है। देखिए इस दफा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वरना जब केएसपी के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, जरा ये बात सुनिएगा, 2 तरीके के क्वेश्चन वो देता है, या आपको कहता है केएसपी फाइंड आउट करें एंड सॉल्युबिलिटी इज गिवन। मेरी बात सुने, आपको जब केएसपी कहता है कि केएसपी फाइंड आउट करें, तो ये आयंस की कंसंट्रेशन दी होती है ना, सॉल्युबिलिटी दी होती है उसने। या जब आपसे कहता है कि आप सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करें, तो केएसपी गिवन, और ये नहीं होता। यहां पर ना केएसपी गिवन है ना सॉल्युबिलिटी गिवन है। तो यहां क्या है जरा सुने, यहां पर वो ये कह रहा है कि आपके पास 25 क्यूबिक सेंटीमीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको
0 क्यूबिक सेंटीमीटर और 0.05 HCl चाहिए फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो बेटा जब भी आपको वॉल्यूम गिवन हो, कंसंट्रेशन गिवन हो एसिड का, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 1000 करें तो मोल्स आ जाते हैं। तो पहला काम आप यहाँ पर मोल्स ऑफ HCl फाइंड आउट कर लें। मोल्स ऑफ HCl बेटा कैसे करेंगे, 21 into 0.05 डिवाइडेड बाय 1000 करने से आ जाएगा। तो 21 टाइम्स 0.05 डिवाइडेड बाय 1000, ये आपके पास आ रहा है बेटा 0.00105। ठीक है, ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई है, ये आपके पास मोल्स आ गए, सॉरी, दीज आर द मोल्स ऑफ एच आइन, ये मोल्स ऑफ एच आइन। HCl है ना बेटा, HCl है ना, तो एक ही बात है ना, HCl कहेंगे एच आइन कहेंगे, क्योंकि इसमें 1:1 रेशियो है ना। अच्छा, इसी तरीके से अब आपको बेटा ये पता है कि उसने ये HCl डाला है ना ताकि पूरा हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज हो। ठीक है, तो जरा H आइन में और OH आइन में मोलर रेशियो क्या होती है? अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ें, सिर्फ H आइन और OH आइन में मोलर रेशियो बताएं कितनी होती है? 1:1 रेशियो। तो ये आपके पास आए हैं बेटा मोल्स ऑफ H आइन ना, अगर मैं इसको आसानी के लिए मोल्स ऑफ H आइन कर दूं तो मोल्स ऑफ OH आइन कितने होंगे? आपके ख्याल में इतने ही नहीं होंगे, 0.00105, क्योंकि आपको मैंने ये बात बताई है कि H आइन और OH आइन में 1:1 रेशियो होती है, तो आपके पास हाइड्रोक्साइड आइन भी इतने ही होंगे। लेकिन बेटा अब हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, ये जो हाइड्रोक्साइड आइन है ये कितने मोल्स में आ रहे हैं, देखें हम, मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन इन 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यों कंसंट्रेशन निकालनी है? क्योंकि बेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स देखिए OH के, तो आपको नजर आ रहा होगा कि कंसंट्रेशन ही से काम चलेगा। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि 25 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर मोल्स आ रहे हैं OH के 0.00105, 1000 में कितने आएंगे? X आएंगे, तो आप बेटा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0.042। चेक कर लें बेटा, बाकी बच्चे भी यही आ रहे हैं ना। यस। अब बेटा आपको, अब देखिए, अब कैल्शियम आयन कैसे निकालना, बड़ा सिंपल है भाई। आपने क्योंकि बेटा आपने क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली है ना, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आपने निकाल ली है, राइट। इन आयंस को देखें, बस इन सिर्फ इन आयंस को देखें। हाइड्रोक्साइड आयन निकाल लिया है तो कैल्शियम आयन कितना होगा? क्या उसके हाफ नहीं होगा? 2:1 रेशियो है इसमें, देखें 2:1 रेशियो है, तो कैल्शियम आयन उसका हाफ होगा, तो 0.42 का हाफ करें, दैट इज 0.021। तो आपके पास ये कैल्शियम आयन आ गया ना। अब KSP निकालना कितना आसान हो गया जी। आपको KSP का फिर एक्सप्रेशन जरा लिखिएगा, KSP इज इक्वल टू कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का स्क्वायर। कैल्शियम आयन बेटा कितना है? 0.021, और हाइड्रोक्साइड आयन कितना है? 0.042, और उसका स्क्वायर लेना नहीं भूलना। और अब बेटा आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देख लें बेटा, ये आ रहा है आंसर 3.7 टाइम्स 10⁻⁻5। यूनिट ऊपर हम निकाल चुके हैं, इसलिए वो नीचे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये बेटा ये आंसर आ रहा है, चेक कर ले साहब जल्दी से। अच्छा बेटा, ये मेरा ख्याल है कि इक्विलिब्रियम में मैंने अब आपको बफर की प्रैक्टिस करवा दी, KSP की करवा दी, KPC की करवा दी, pH ऑफ वीक एसिड निकाल दिया, तो मैक्सिमम चीजें हो चुकी हैं। अब आप कोशिश करें कि इसको अच्छा सा तैयार करें। थर्सडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है, चाहे स्कूल के बच्चे हैं, एकेडमी के बच्चे हैं, जो भी हैं। थर्सडे को एसिड बेस इक्विलिब्रिया प्लस ट्रांजिशन एलिमेंट्स का टेस्ट होगा। ट्रांजिशन मेटल्स की मैं पास पेपर आपको पिछले वीक करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक दिन मजीद पास पेपर मैं आपको करवाऊं ट्रांजिशन मेटल्स की, क्योंकि अभी एकेडमी के बच्चे रहते हैं और पाक टर्क वाले बच्चे भी रहते हैं, तो इसलिए जो बेटा मेरे इसके बीकन हाउस वाले बच्चे हैं ना, वो दोबारा अटेंड कर लीजिएगा, उसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज जी।